नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। और आपका हम लोगों का चल रहा था सेल ऑर्गन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कोशिकांग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के बारे में मैंने आपको बताया। फिर उससे पहले मैंने आपको बताया था सेल वॉल के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में। तो दो आपके कोशिका के अंगों के बारे में मैंने चर्चा कर ली थी। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर, आपका डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट आपका रहेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक। केंद्रक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? ये आपका सेल ऑर्गेनल है तीसरे नंबर का, जिसको हम केंद्रक के नाम से जानते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि केंद्रक के बारे में कुछ टॉपिक हम लोगों का डिस्कस हुआ था कि जो आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो सेल जो होती हैं, उन दो सेलों में से आपका प्रोकैरियोटिक के अंदर ये पाया नहीं जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि उसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है आपकी एब्सेंट होती है, इस वजह से वहां पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं, इसकी डिस्कवरी किसने की थी। डिस्कवरी डिस्कवरी कौन करने वाले हैं? डिस्कवरी की जो खोज हुई है, डिस्कवरी यानी कि खोज। तो खोज किसने की है? खोज इसकी की है आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने इसकी खोज की है। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने इसको 1831 में तलाशा है। 1831 में तलाशा है। अब बात करते हैं इस टर्म की। जो ये टर्म है यानी कि जो शब्द है, शब्द यानी कि आपका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस शब्द को देने वाले कौन है? तो न्यूक्लियस शब्द भी आपका रॉबर्ट ब्राउन साहब ने ही दिया है। किन्होंने दिया है? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने ही ये शब्द दिया है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये जो मैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। न्यूक्लियस यानी कि सेल के कोशिकांग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो डिस्कवरी किसने की है यानी कि खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। और ये जो टर्म है न्यूक्लियस, जो केंद्रक शब्द है, ये टर्म जो है ये किसने दी है? ये भी टर्म आपकी दी है रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। ये तो आपके हो गए 2 पॉइंट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? न्यूक्लियस ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन द वर्ल्ड, इन द सेल है। बात समझ में आ रही है? यानी कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल है। ये क्या है? लार्जेस्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, यानी कि ये कोशिका का सबसे बड़ा भाग है। कोशिका का सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। अगर हम डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम मैं आपको बनाऊंगा, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, फिर मैं न्यूक्लियस के डायग्राम के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल है। अब बात आती है रॉबर्ट ब्राउन साहब ने सबसे पहले किस प्रकार की प्लांट में उन्होंने देखा या आपका किसी भी एनिमल के अंदर उन्होंने देखा था। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उन्होंने डिस्कवरी कहाँ की थी, कहाँ खोजा था? सबसे पहले खोजा था ऑर्चिड प्लांट की रूट सेल में। ऑर्चिड प्लांट्स की रूट सेल में उन्होंने खोजा था। रूट सेल में ऑर्चिड प्लांट यानी कि छोटे छोटे फ्लावर वाला एक पौधा होता है, प्लांट होता है। तो ऑर्चिड वो प्लांट फूल यानी कि जो फ्लावर आता है इस पे, वो उसका नाम है। तो ऑर्चिड प्लांट की रूट सेल में इन्होंने सबसे पहले खोजा था। न्यूक्लियस को कहाँ खोजा है? यहां पर खोजा था। रूट सेल किसकी? ऑर्चिड प्लांट की रूट सेल के अंदर सबसे पहले उन्होंने आपका न्यूक्लियस देखा था। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों की समझ में आया। अब एक बात और आती है कि साहब इसकी स्टडी किसमें की जाती है? इसकी स्टडी अध्ययन किसमें किया जाता है? किस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक, कैरियो वहां होता है, बोला था मैंने आपको न्यूक्लियस। कैरियोटिक का मतलब क्या है? न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर जो इसकी यानी कि न्यूक्लियस की जो स्टडी की जाती है वो की जाती है कैरियोलॉजी में। किसमें की जाती है? कैरियोलॉजी में इसकी स्टडी की जाती है। केंद्रक विज्ञान के अंदर इसकी स्टडी की जाती है। बात समझ रही है? इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक विज्ञान। केंद्रक विज्ञान है ना? कैरियोलॉजी के अंदर इसकी स्टडी की जाती है। किसकी? न्यूक्लियस की। यहां तक बात समझ में आई। अब एक पॉइंट और डाल लीजिए, ये किसमें प्रेजेंट होती है? ये कहां प्रेजेंट होती है? ये ओनली प्रेजेंट इन
कहाँ प्रेजेंट होती है केवल ये प्रेजेंट होती है आपकी यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होती है। बात समझ आ रही है? ये प्रेजेंट होती है, ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस आपका प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता है, वो अनडेवलप्ड होता है, यानी कि फॉल्स होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना ही न्यूक्लियस होता है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है वो ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसकी अदर नेम भी है, इसका इसके नीचे एक पॉइंट और डाल लीजिएगा, पॉइंट और डालना, इसके अदर नेम भी है। अदर नेम क्या? अदर नेम है इसके, न्यूक्लियस को और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है नंबर 1 मैनेजर ऑफ सेल। ये किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है मैनेजर ऑफ सेल। मैनेजर मैनेजर ऑफ सेल। नंबर 2 और क्या किस नाम से जाना जाता है? ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल, समझ आ रहा है? तो इसको क्या बोला जाता है? कोशिका का दिमाग इसको बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? मैनेजर ऑफ सेल इसे बोला जाता है। अदर नेम, न्यूक्लियस के अदर नेम इस नाम से इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले आपने जाना, डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने डिस्कवरी की है। टर्म किसने दिया है? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने दिया है। और ये लार्जेस्ट पार्ट है किसका? किसी भी सेल का, कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट है ये। तीसरी चौथी चीज क्या है? ये ऑर्चिड प्लांट के रूट सेल में खोजा गया था। सबसे पहले ऑर्चिड प्लांट के रूट सेल में खोजा गया था। स्टडी किसमें की जाती है? कैरियोलॉजी में की जाती है। ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ये सिर्फ और सिर्फ आपका यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल के आपके मैंने एग्जांपल दिए थे। एनिमल सेल में सब प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होगा, एल्गल सेल में ये प्रेजेंट होगा, फंगल सेल में ये प्रेजेंट होगा, यानी कि जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, कवक कवक कोशिका में, और आपका फफूंद फफूंद कोशिका के अंदर ये पाया जाता है। शैवाल कोशिका के अंदर ये पाया जाता है। तो ये सारी चीजें आ गई। अब इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है मैनेजर ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, यानी कि ये पूरी सेल का ब्रेन है कि कौन सा फंक्शन कैसे करना है, किस तरीके से करना है। आपने देखा है कंप्यूटर जो होता है, तो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, सीपीयू बोलते हैं उसे। कंप्यूटर में जो लगा रहता है वो क्या होता है? सीपीयू होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ से पूरे कंप्यूटर को फंक्शन किया जाता है। इसी तरीके से न्यूक्लियस पूरे सेल के फंक्शन को ये कंट्रोल करता है, किसको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई। अब इसमें 2 पॉइंट और हैं इंपोर्टेंट जो आपको समझने हैं। इसमें 2 पॉइंट और आपको समझना है न्यूक्लियस के अंदर। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? लेकिन प्लीज डेली का मैटर डेली तैयार करते रहिए, और मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूं कि डेली क्लासेस में आपको दूं। लेकिन उम्मीद है आज से, हर बार मैं बोलता हूं आप लोगों से, लेकिन उम्मीद है कि इस बार क्लास कंटिन्यू आपकी रहेगी। आज की बात ये डिले नहीं होगी, ठीक है ना? तो अगला पॉइंट क्या है कि अब वो बात आती है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सेल ऐसी है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। बात समझ आ रही है? एक सेल ऐसी है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। कौन सी सेल है वो? ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की एक एक एकमात्र सेल है आरबीसी। आरबीसी आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। ध्यान रखना इस बात को। तो ये जो आरबीसी है, ह्यूमन बॉडी की एकमात्र सेल आरबीसी, जहां पर न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। आरबीसी का मतलब क्या है? आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। ये आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर एकमात्र सेल आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आरबीसी इज द पार्ट ऑफ ब्लड। यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब एक प्लांट की ओर है, प्लांट में ये कहाँ होता है? प्लांट की एक बॉडी, प्लांट की एक सेल होती है, प्लांट की एक सेल होती है जिसे बोलते हैं सीप सेल। सीप सेल, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सीप कोशिका। सीप कोशिका, कोशिका, सीप कोशिका के अंदर भी साहब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। ध्यान रखना, पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर एकमात्र आरबीसी है जिसके पास अपना दिमाग नहीं, ब्रेन नहीं है।
क्यों ब्रेन नहीं है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है ही नहीं है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं है, इसका मतलब है आरबीसी का अपना दिमाग नहीं है। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में कौन सी कोशिका है? प्लांट के अंदर सीप कोशिका है, सीप सेल है, जिसके अंदर आपका न्यूक्लियस एब्सेंट है, अर्थात सीप सेल के अंदर भी इसका अपना कोई दिमाग नहीं है। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई। अब आगे चलते हैं आपके इसके टाइप्स के बारे में, सॉरी इस डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके कितने भाग हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं? इसमें डिस्कस करने वाले हैं आपका इसके भाग के बारे में, न्यूक्लियस के कितने पार्ट होते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके टोटल 4 पार्ट हैं न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के कितने पार्ट हैं? न्यूक्लियस के सर टोटल 4 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं 4 पार्ट? 4 पार्ट हैं सर ये। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली। और इसको कहीं कहीं अब क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन की जगह एक चीज और बोल दी जाती है, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप भी बोला जाता है। और क्या पार्ट है इसके? इसके और कौन कौन से पार्ट हैं? एक है आपका न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्म। और कौन सा पार्ट है? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य या आपका न्यूक्लियो से भी बोला जाता है, रस भी बोला जाता है। और क्या इसका पार्ट? एक है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्र का। केंद्र का। और एक पार्ट और होता है इसका। इसका और क्या पार्ट होता है? इसका पार्ट होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। बात समझ आ रही है? अब इसमें हम एक एक चीज को हम पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने से पहले आप एक चीज जान लीजिए। इसका मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए सर। देखिए, इसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपकी क्या हो गई? सेल हो गई। ये आपकी सेल है, और सेल के ऊपर आपका ये क्या है? मैं जितने जितने पार्ट बताता चलूंगा उतने उतने पार्ट का डायग्राम मैं बनाता चलूंगा। ये क्या है? इसके ऊपर ये क्या है? इसके ऊपर जो ब्लू कलर की लाइन डॉटेड की है, ये आपकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, जो मैं आपको बता चुका हूं। सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ये हो गया कोशिका झिल्ली। और मैंने आपको बताया था लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। जब आप नेट पर आप सर्च करोगे इसके बारे में, आपको सेल, यूकैरियोटिक सेल को आप देखोगे या प्रोकैरियोटिक सेल को आप देखोगे, तो प्रोकैरियोटिक में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। जब आप यूकैरियोटिक सेल को या प्लांट सेल को या एनिमल सेल को आप देखोगे, तो बहुत बड़ा सा आपका इसमें केंद्र। ध्यान दीजिएगा, ये सेल का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा। समझ आ रहा है? सबसे बड़ा पार्ट है। तो ये अब क्या हो गया? सेल की होगी सेल मेम्ब्रेन, इसको कवर कर रही है। इसका मैंने आपको बताया था कि कौन सा मॉलिक्यूल जाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल बाहर आएगा सेल के अंदर, इसका ये काम करेगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस है। क्या ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है ये। और न्यूक्लियस के ऊपर एक डॉटेड 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 ये लाइन बन रही है। डॉटेड 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 ये लाइन बन रही है। और ये डॉटेड डॉटेड जो लाइन है, ये क्या है? ये है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी कि केंद्रक झिल्ली है। ध्यान दीजिएगा, केंद्रक झिल्ली है। केंद्रक झिल्ली है। बात समझ आ रही है? इसके अंदर और क्या होता है? इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस है, एक सर्कल सा इसके अंदर और रहता है। ये आपका क्या है? ये है आपका न्यूक्लियोलस। ये क्या है? ये है आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ये आपका क्या है? न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्र का। केंद्र का, ठीक है ना। और देखिए, ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्मा है। ये लिक्विड है इसमें, ये लिक्विड है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड जो पार्ट है, लिक्विड पार्ट है ये, लिक्विड पार्ट है ये, लिक्विड पार्ट ऑफ
न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक का ये तरल पदार्थ है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्म, बात समझ आ रही है? न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से इसको जानते हैं। ये आ गया। एक आपका क्रोमेटिन है। तो क्रोमेटिन आपका कुछ इसके बाहर भी होता है, कुछ इसके अंदर भी होता है। तो इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, धागे होते हैं, धागे होते हैं। और ये जो धागे हैं, यही धागे आपके क्या कहलाते हैं, जो ग्रीन कलर में है, ग्रीन कलर में जो बनाया है, ये आपका क्या है, ये आपका है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, बात समझ आ रही है? इस न्यूक्लियस को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि यहीं से आपको डीएनए समझना है, यहीं से आपको आरएनए समझना है, यहीं से आपको कैसे डीएनए होते हैं, जीन होते हैं, सारी चीजें आपको आने वाली है इस जगह, ठीक है ना? और इसमें क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, कैसे बनता है क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन क्या है, ये सारी चीजें आपको समझने वाली है। तो मैंने अब तक इतनी सारी चीजें मैंने आपको डायग्राम बनाया। ये कोशिका है, कोशिका के ऊपर आपका ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो है, ये जो है आपका, ये आपका न्यूक्लियस है। क्या ये न्यूक्लियस है ये? और इस न्यूक्लियस की चारों तरफ डॉटेड डॉटेड जो ब्लैक कलर की आप देख रहे हैं, ये आपकी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और इसमें जो लिक्विड वाला पार्ट है वो न्यूक्लियोप्लाज्मा है। और जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक और पार्ट है, वो आपका क्या है, न्यूक्लियस है। बात समझ में आ रही है? क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन इसके अंदर थ्रेड टाइप की स्ट्रक्चर पड़ी रहती है, वही थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है वो आपकी क्रोमेटिन है। समझ आ गया? अब हम एक एक चीज को जानेंगे कि आखिरकार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है, किसकी बनी होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड पार्ट है, इसमें क्या क्या होगा, न्यूक्लियोलस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, क्रोमेटिन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग जो जाएगी आपकी, वो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की केंद्रक झिल्ली। बात समझ आ रही है? यहाँ तक बात समझ आ रही है? और देखिए, अब ये न्यूक्लियस का जो लिक्विड है वो न्यूक्लियोप्लाज्मा है। और यदि सेल का जो लिक्विड पार्ट होगा इसके अंदर, ये सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होगा, सेल का अपना, सेल का जो लिक्विड पार्ट होता है, सेल बोलते हैं साइटो, है ना? तो साइटो, न्यूक्लियो यानी कि केंद्रक, साइटो का मतलब क्या होता है, साइटो मतलब कोशिका। मैंने साइटोलॉजी पढ़ाता था स्टार्टिंग में, जो साइटोलॉजी का जो डेफिनेशन दिया था, साइटोलॉजी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल। साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। तो इसके अंदर जो सेल का जो खुद का जो लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, बात समझ आ रही है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। तो ये इसका लिक्विड पार्ट है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसका ये लिक्विड पार्ट है। इतना सारी चीजें मुझे आपको बतानी है, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोगों का डिस्कस होगा। डेली का मैटर डेली तैयार करते रहिएगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। डेली का मैटर डेली कर जरूर तैयार करते रहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या जाने वाला है, सबसे पहला पॉइंट आपका जाने वाला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या जाने वाला है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशिक यानी कि केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, झिल्ली है, ये भी अर्धपारगम्य है। बात समझ आ रही है? तो ये क्या है आपका, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मैंने आपको बताया था डबल मेम्ब्रेन है ये, डबल डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। न्यूक्लियस को मैंने आपको ध्यान दीजिएगा, यानी कि एकल झिल्ली वाले सिंगल मेम्ब्रेन आपके अलग बताए थे मैंने। बात समझ में आ रही है? उसमें आपका था गोल्जी का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल, वो जो आपके एकल झिल्ली वाले थे। और ये क्या है, न्यूक्लियस क्या था, न्यूक्लियस आपका डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, यानी कि इसके ऊपर दोहरी झिल्ली इसके ऊपर होती है। बात समझ आ रही है? यानी कि तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये कैसा है, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन इसके ऊपर है। डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली इसके ऊपर होती है।
बात समझ आ रही है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दोहरी झिल्ली की बनी होती है, 2 झिल्ली इसके ऊपर होती है। मैंने आपको बताया था दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, एक आपको मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, एक आपको बताया था न्यूक्लियस, और एक आपको मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट। ये 3 मैंने आपको बताए थे, और तीनों में से आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, डबल मेम्ब्रेन है, दोहरी झिल्ली इसके ऊपर है। अब बात आती है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसको हिंदी में तो आप जान ही रहे हैं केंद्रक झिल्ली, ये बनी किसकी होती है, ये किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है लिपोप्रोटीन से, लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। क्या, लाइपोप्रोटीन किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन से बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और ये आप बोलेंगे साहब ये लाइपोप्रोटीन होती क्या है, लाइपोप्रोटीन यानी कि लाइपो का मतलब होता है लिपिड्स, लिपिड्स होता है, लाइपो का मतलब क्या होता है, लाइपो का मतलब होता है लिपिड्स, लिपिड्स यानी कि वसा, वसा, इसको हम देसी भाषा में बोल देते हैं इसको फैट, बात समझ रही है, लिपिड्स। और ये प्रोटीन आपकी, ये प्रोटीन है ही है, प्रोटीन यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि जो जो लिपिड्स और प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलकर के जो चीज बनती है वो आपकी कहलाती है लाइपोप्रोटीन, यानी कि लिपिड्स की मॉलिक्यूल्स प्लस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स दोनों मिलकर के आपका क्या बनाते हैं, दोनों मिलकर के लाइपोप्रोटीन बनाते हैं, लाइपोप्रोटीन बनाते हैं, लाइपोप्रोटीन बनाते हैं सब, या लिपोप्रोटीन लाइपोप्रोटीन बनाते हैं। तो ये आपकी किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी कि लिपिड्स की मॉलिक्यूल और प्रोटीन की मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के लिपोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। यहां तक ये बात आप लोगों की समझ में आ गई कि ये किसका निर्माण करते हैं, लिपोप्रोटीन का निर्माण करते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन मिलकर के लाइपोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो पहली बात तो आप ये जाने कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी होती है लाइपोप्रोटीन की, बात समझ में आ रही है। और एक पॉइंट तो आपका ये हुआ, और दूसरा पॉइंट क्या है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है, यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में ये उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया था ना यूकैरियोटिक सेल यानी कि एनिमल सेल, यानी कि हमारे अंदर भी जो न्यूक्लियस होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके ऊपर होगी, प्लांट है प्लांट के ऊपर न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, और आपका चाहे एल्गी सेल हो चाहे फंगल सेल हो तो उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। एक तीसरी चीज और, इसमें तीसरी चीज और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्या करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल, मैंने आपको डायग्राम दिया था कि ये देखिए आपका सेल है, सेल के अंदर आपका ये क्या है, यानी कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्मा होगा, न्यूक्लियोप्लाज्मा होगा, और ये इसके सेल का जो बाकी का पार्ट है ये आपका साइटोप्लाज्मा है। ये साइटोप्लाज्मा, इस साइटोप्लाज्मा के अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं और इसके अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस न्यूक्लियोप्लाज्मा से कौन सा मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और कौन सा इसके अंदर आएगा, इस चीज का निर्णय जो करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करता है, ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। बात समझ में आ रही है। साइटोप्लाज्म के अंदर मॉलिक्यूल और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करता है, कौन इसके अंदर जाएगा कौन इसके बाहर जाएगा। तो ये बात आप लोगों की समझ में आ गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच ये ट्रांसपोर्टेशन को ये कंट्रोल करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल न्यूक्लियस के अंदर आएगा और कौन सा मॉलिक्यूल न्यूक्लियस के बाहर जाएगा। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट होता है। फिर अगला पॉइंट आप डाल लीजिए न्यूक्लियोलस। क्या डालेंगे, न्यूक्लियोलस। अगला पॉइंट क्या है आपका,
अगला पॉइंट है न्यूक्लियोलस। अगला पॉइंट है आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, इसमें देखिए न्यूक्लियोलस, इसका दूसरा वाला पार्ट है, दूसरा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इसको क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं, केंद्रिका, केंद्रिका, केंद्रिका इसको बोला जाता है। ये आपकी सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही है, जस्ट इसके सेंटर में होता है केंद्रिका, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस क्या है। अब बात करते हैं इसकी डिस्कवरी किसने की थी। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? फॉन्टाना ने की थी। किसने की थी? फॉन्टाना, फॉन्टाना ने की थी इसकी। और ये टर्म जो है न्यूक्लियोलस जो टर्म है, ये टर्म किसने दी थी? शब्द, ये शब्द दिया था आपका वो मैन ने, वो मैन, वो मैन, यानी उसको, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है फॉन्टाना। इसको क्या बोला जाता है? फॉन्टाना। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फॉन्टाना। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वो मान, वो मान बोला जाता है। न्यूक्लियोलस जो टर्म है, वो टर्म देने वाले कौन है? आप तो ये हैं। और डिस्कवरी, यानी कि इसकी न्यूक्लियोलस की जो खोज की थी, डिस्कवरी किसने की थी? ये फॉन्टाना साहब है। फॉन्टाना, ये आधा ना है, ठीक है ना, फॉन्टाना साहब है। अब इसमें से एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है अभी, क्या कि इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है जो कि टोटल 85% इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। डीएनए होता है इसमें, डीएनए टोटल पार्ट का 10% डीएनए होता है। आरएनए कितना होता है? आरएनए 5% होता है। बात समझ आ गई। तो पूछा जाता है कि न्यूक्लियोलस के अंदर आपका जो डीएनए है वो आरएनए से कितना गुना ज्यादा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 गुना ज्यादा होता है, सॉरी 2 गुना ज्यादा होता है। डीएनए 10% है तो आरएनए 5% है। बात समझ आ रही है, यानी कि आरएनए का जस्ट डबल डीएनए प्रेजेंट होता है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा उल्टा कर दिया मैंने। ये है आपका आरएनए, 10% ज्यादा होता है, ये होता है डीएनए। समझ में आ रहा है? ये 5% आपका होता है, 5% डीएनए होता है और 10% आरएनए होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। तो डीएनए 5% होता है, आरएनए इसमें 10% होता है, यानी कि डीएनए का जस्ट डबल आरएनए होता है। बात समझ आ रही है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है सेल के अंदर आरएनए और डीएनए का रेशो क्या होता है? 1:2। अगर रेशो की अगर बात करोगे यहाँ पर, तो डीएनए, डीएनए और आरएनए का जो रेशियो होता है, वो रेशियो क्या होता है? 1:2 का होता है। बात समझ आ गई? 1:2 का होता है। डीएनए 1 होता है तो आरएनए इसका डबल होता है। जी बात समझ आ गई आपके? एक कुछ एक चीज और लिख लीजिए कि जब ये ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, सॉरी न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस आपका ये विजिबल होता है। क्या होता है? विजिबल होता है, यानी कि दृश्य जो दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? एट द पीरियड ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन के समय, सेल डिवीजन के समय, एट द पीरियड ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के समय ये दिखाई देता है। क्या? न्यूक्लियोलस। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस जब एक सेल डिवाइड करती है खुद को, यानी कि एक सेल है, ये डिवाइड होगी और 2 सेल बनेगी। मैंने आपको बताया था कि इंसान की सबसे पहली सेल कौन सी है, यानी कि स्पर्म और ओवम से मिलकर के जो सेल बनती है वो जाइगोट होती है। जाइगोट फिर अपने आप को डिवाइड करती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से सॉरी 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो जब एक सेल खुद को जब डिवाइड करती है, उस पीरियड में ये न्यूक्लियोलस दिखाई देता है और कुछ समय बाद फिर ये इनविजिबल हो जाता है। बात समझ आ गई यहाँ तक? और न्यूक्लियोलस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? 85% प्रोटीन होती है, 10% आरएनए होता है और 5% डीएनए की इसमें प्रेजेंस होती है। यहां तक आप लोग समझ गए बात? और अब तीसरा पॉइंट आपका आएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या आएगा? अगला पॉइंट आपका आने वाला है न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियस का तीसरा पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, इसका तीसरा पार्ट क्या है? इसका तीसरा पार्ट है आपका केंद्रक द्रव्य, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। ये क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, ये लिक्विड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस है। क्या है? लिक्विड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक का तरल पदार्थ है। क्या है? केंद्रक का तरल पदार्थ, तरल पदार्थ, केंद्रक का तरल पदार्थ साहब। ये लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ये तरल पदार्थ है सर जी। बात समझ आ रही है? अब न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म तरल पदार्थ में प्रेजेंट क्या होता है? इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है सर जी न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ आ रही है? इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, लिक्विड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और मेरे बच्चा, न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं आपके क्या? डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला पार्ट इसके, ये न्यूक्लियर प्लाज्म क्या है? लिक्विड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, केंद्रक का तरल पदार्थ है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही आपका डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। इतनी सी बात आपको न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मुझे बतानी थी। बात समझ आ रही है? अब बात करते हैं आपका क्रोमेटिन का। किसके बारे में चर्चा करेंगे? आपके चर्चा करेंगे क्रोमेटिन के बारे में। क्रोमेटिन, चौथा पार्ट क्या है आपका? चौथा पार्ट है न्यूक्लियस का क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन को क्रोमेटिन ही बोला जाता है। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि धागे नुमा संरचना है। धागे नुमा, धागे नुमा संरचना है। ये धागे नुमा संरचना है। कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे नुमा संरचना है। और यही धागे नुमा संरचना आगे चलकर क्या बनाती है? आगे चलकर क्या बनाती है? ये डीएनए और आरएनए का निर्माण करती है, आरएनए का निर्माण करती है। बात समझ आ रही है? तो मैंने इसमें बताया था न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है? डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए जो प्रेजेंट होते हैं आपके, न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। तो दो प्रकार के एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। बात समझ आ रही है? तो ये डीएनए आरएनए जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्रोमेटिन बोला जाता है। और यही क्रोमेटिन से धागेनुमा जो संरचना है, यही धागेनुमा संरचना आगे चल के डीएनए और आरएनए का निर्माण करती है। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि साहब क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ध्यान रखिएगा, यहीं से आपका थ्रेड लाइक, क्रोमेटिन से ही आपका डीएनए बनेगा, आरएनए बनेगा। यही आपका क्रोमेटिन के अंदर जब डीएनए के ऊपर हिस्टोप्रोटीन लगा दिया जाएगा, हिस्टोप्रोटीन की उपस्थिति हो जाएगी, तो यहीं से क्रोमोसोम्स बनेंगे। और क्रोमोसोम्स बनेंगे तो यहीं से आपको जीन मिलेगा। जहां पर जेनेटिक्स में हम इसकी स्टडी करते हैं, जीन, जीन क्या है? जीन वो प्रॉपर्टी है जो एक व्यक्ति की जेनेटिक प्रॉपर्टी को, कैरेक्टरिस्टिक्स को दूसरी जनरेशन में लेके जाती है। तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब साहब इतने सारे तामझाम में एक चीज कॉमन है, क्या? कि ये न्यूक्लिक एसिड क्या है?
न्यूक्लिक एसिड और ये डीएनए के बारे में हम जो देख रहे हैं इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो आप हेडिंग डालेंगे न्यूक्लिक एसिड। क्या डालेंगे? न्यूक्लिक एसिड आप हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे? न्यूक्लिक एसिड आप हेडिंग डालेंगे। न्यूक्लिक एसिड। हेडिंग डालेंगे न्यूक्लिक एसिड। हमको न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए को मेल पढ़ना है। बात समझ आ रही है? डीएनए और आरएनए को हमें मेनली पढ़ना है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक 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 अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल से बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड से बोलते हैं। ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड के अंदर सबसे पहले एक चीज डाल लीजिए, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी या खोज, न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? तो ध्यान दीजिएगा, फ्रेडरिक मैस्चेस साहब ने की थी। फ्रेडरिक फ्रेडरिक मैस्चेस साहब ने की थी। फ्रेडरिक मैस्चेस साहब ने की थी। फ्रेडरिक मैस्चेस साहब ने इसकी डिस्कवरी की थी। और इसके अंदर दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं? टू टाइप्स। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? सबसे पहला आपका हो गया डीएनए और दूसरा आपका हो गया आरएनए। दूसरा आपका क्या हो गया? आरएनए। तो बच्चा डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म है डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है। इसको हिंदी में भी लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। इसको हिंदी में भी यही लिखा जाता है, डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। और जो ध्यान रखिएगा एक पॉइंट, ये जो डीएनए जो टर्म है, इस टर्म को देने वाले कौन थे? आपका ये थे जैचरिस साहब। कौन थे? ये आपके थे जैचरिस साहब। ठीक है। जैचरिस साहब ने डीएनए टर्म दिया था, शब्द दिया था। तो इसको डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए क्या बोलते हैं? आरएनए को बोला जाता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड इसे बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए हो गया, आरएनए हो गया आपका ये। तो एक चीज यहाँ पर और जान लीजिए साहब, है ना, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, इसका मॉडल कौन सा होता है? इसकी संरचना कैसी होती है या इसका मॉडल कौन सा होता है? इसका मॉडल होता है आपका डबल हेलिक्स। कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है, यानी कि द्विकुंडलित होता है। द्विकुंडलित संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? द्विकुंडलित, डबल हेलिक्स होती है। आरएनए की कैसी होती है? आरएनए का मॉडल कैसा होता है? आरएनए का मॉडल होता है आपका, कैसा होता है? आरएनए का मॉडल होता है आपका सिंगल हेलिक्स है। सिंगल हेलिक्स होता है, एकल कुंडलित संरचना होती है। एकल कुंडलित संरचना होती है। एकल कुंडलित संरचना होती है। बात समझ आ रही है? अब बात आती है कि डबल हेलिक्स जो मॉडल है, इस मॉडल को किन वैज्ञानिकों ने दिया था? ये जो संरचना होती है डबल हेलिक्स कैसी होती है? डबल हेलिक्स लाइक दिस।
ये डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स है। और ये डबल हेलिक्स जो संरचना होती है इसकी इसकी डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल इसका होता है। इसको बताने वाले कौन है? इसको बताने वाले दो साइंटिस्ट हैं, वॉटसन एंड क्रिक। कौन है? वॉटसन एंड क्रिक साहब। कौन है? वॉटसन एंड क्रिक साहब। वॉटसन एंड क्रिक साहब हैं, इसलिए इस डीएनए को मॉडल को वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहा जाता है। एक नीचे लाइन डाल के लिख लीजिएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसलिए इसको बोला जाता है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। किसको? इस इसकी डीएनए की संरचना आपकी डबल हेलिक्स होती है, इसका मॉडल डबल हेलिक्स होता है। इसको बताने वाले कौन थे? आपके वॉटसन एंड क्रिक साहब थे। और इन्हीं के नाम पर डबल हेलिक्स को क्या बोला जाता है? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। वॉटसन एंड क्रिक के नाम से इसको जाना जाता है। बात समझ आ रही है? और ये जो सिंगल हेलिक्स की जो बात, सिंगल हेलिक्स की इसकी आरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो सिंगल सिंगल हेलिक्स होती है। इस बात को बताने वाले कौन व्यक्ति हैं? इस बात को बताने वाले वही व्यक्ति हैं जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था, यानी कि फ्रेडरिक मैस्चेस साहब। कौन? फ्रेडरिक फ्रेडरिक मैस्चेस साहब। फ्रेडरिक मैस्चेस साहब ने ही बताया था कि आरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है, आरएनए की जो संरचना होती है, आरएनए का जो मॉडल होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है। और सिंगल हेलिक्स का डायग्राम मैंने आपको पहले ही बताया था। सिंगल हेलिक्स का डायग्राम ये है। सिंगल हेलिक्स है, सिंगल कुंडली है, इसमें ये डबल कुंडली है। जैसे कि आपने देखा है डबल कुंडली में, जो आपने रस्सी देखी है, जो गांव में रस्सी जो बटते हैं, एक से ऐसे घुमा घुमा के पटते हैं, तो इसी तरीके से इसकी संरचना होती है। इसी तरीके से इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर ऐसे करके इसको इसको मिलाते हुए चले जाते हैं। जैसे गांव में रस्सी आपने देखा होगा, रस्सी को बुनते हैं तो एक के ऊपर राउंड होती है, तो एग्जैक्ट वही शेप है आपकी किसकी? डीएनए की, डबल हेलिक्स की। और ये सिंगल हेलिक्स है, सिंगल हेलिक्स है। और इसको बताने वाले, आरएनए के बारे में बताने वाले, इसकी ये सिंगल हेलिक्स है। कौन है? फ्रेडरिक मैस्चेस साहब। यहां तक बात आप समझ में आई। अब बात करते हैं कि साहब ये जो डीएनए है, आरएनए है, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ये जो डीएनए और आरएनए है, ये किस मॉलिक्यूल के बने हैं, किसकी क्या प्रेजेंट इसके अंदर है? तो एक छोटा सा पॉइंट डाल के आप लिखेंगे किस फॉर्म में होते हैं या किस मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं। एक अगला पॉइंट डाल के आप लिखेंगे, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आप डाल के लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है आपका कि साहब इस ये आरएनए और जो डीएनए और जो आरएनए है, पॉइंट क्या है? डीएनए डीएनए और आरएनए आरएनए है, ये किस फॉर्म में होते हैं या ये कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, ये किस मॉलिक्यूल के बने होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये बायो मॉलिक्यूल है। क्या है? बायो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स है, यानी कि जैविक अणु है। क्या ये? जैविक अणु, जैविक अणु। बायो मॉलिक्यूल है, बायो मतलब जैविक, मॉलिक्यूल यानी कि अणु। डीएनए और आरएनए किस फॉर्म में है? ये बायो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। या किस मॉलिक्यूल की फॉर्म में है? बायो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, जैविक अणु। और बात आती है ये बायो मॉलिक्यूल क्या होता है? क्या होता है? बायो मॉलिक्यूल हम उन मॉलिक्यूल को बोलते हैं जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो। कोई भी बायो मॉलिक्यूल क्यों ना हो, हर एक के अंदर कार्बन है। हर एक चीज के अंदर आपकी कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ये क्या है कि जिसके अंदर आपका कार्बन प्रेजेंट हो। ये किसके मॉलिक्यूल है? बायो मॉलिक्यूल। क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है साहब। हर एक चीज को बायो मॉलिक्यूल बोलेंगे जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। अब बात आती है डीएनए और आरएनए में सब कार्बन है, तो इस डीएनए और आरएनए के अंदर कार्बन चेन होती है। देयरफॉर इसके अंदर क्या होती है? डीएनए और आरएनए में आपकी क्या होती है? कार्बन चेन होती है, कार्बन चेन, यानी कि कार्बन की श्रृंखला होती है।
कार्बन की श्रृंखला होती है। अब बात आएगी कि कार्बन की श्रृंखला कितनी होती है, आपकी 5 कार्बन इसके अंदर होते हैं। क्या होते हैं? 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन की श्रृंखला होती है। इस डीएनए और आरएनए में कितने कार्बन की श्रृंखला होती है? 5 कार्बन की श्रृंखला होती है। डीएनए और आरएनए किस प्रकार के फॉर्म में होते हैं? ये सब बायो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, यानी कि जैविक अणु के फॉर्म में होते हैं। जैविक अणु किसको बोला जाता है? जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन जो जलता है, जो जलने के बाद एनर्जी दे, जलने के बाद जो ऊर्जा दे, जलने के बाद वो नष्ट हो जाए। कार्बन पूरी होल बॉडी क्या है? वायु बोले तो कार्बन, समझे? तो कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि डीएनए और आरएनए के अंदर कार्बन चेन होती है, कार्बन की श्रृंखला होती है। और इसमें कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं सब डीएनए और आरएनए के अंदर। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई? ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई? अब आगे मैं डिस्कस करता हूँ। आगे क्या डिस्कस करते हैं? आगे डिस्कस करते हैं साहब कि इसके अंदर आपके मॉलिक्यूल जो है, ये बायो मॉलिक्यूल्स जो है, कार्बन तो है ही है। अब मैं बात करूं डीएनए और आरएनए के जो मॉलिक्यूल है वो बने किसके होते हैं? ये बायो मॉलिक्यूल फॉर्म में तो है, इसके अंदर कार्बन भी है, और डीएनए और आरएनए कार्बन चेन भी प्रेजेंट है इसके अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट हैं? इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं डीएनए और आरएनए किस मॉलिक्यूल के बने होते हैं, डीएनए और आरएनए किस मॉलिक्यूल से बने होते हैं? डीएनए और आरएनए ये किस मॉलिक्यूल के बने होते हैं? ये बने होते हैं साहब, डीएनए और आरएनए किस मॉलिक्यूल के बने होते हैं? ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। न्यूक्लियो, ये है ये न्यूक्लियोटाइड्स, इसको हिंदी में लिख लीजिए न्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं। डीएनए और आरएनए के जो मॉलिक्यूल हैं, डीएनए और आरएनए के जो अणु हैं, मॉलिक्यूल जो हैं वो किसके बने होते हैं साहब? ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड से, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। अब मैं बात करूं न्यूक्लियोटाइड्स किसका बना होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर शुगर है, यानी कि शर्करा। इसके अंदर और क्या है? इसके अंदर आपका फॉस्फेटिक एसिड है, फॉस्फेटिक एसिड है। और इसके अंदर और क्या है साहब? इसके अंदर है आपका नाइट्रोजीनियस बेस, यानी कि शुगर, यानी कि शर्करा प्रेजेंट है। आपको फॉस्फेटिक अम्ल बोलेंगे इसको, फॉस्फेटिक अम्ल। और ये क्या है? नाइट्रोजन युक्त, यानी कि एन युक्त क्षार। बात समझ आ रही है? अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। डीएनए और आरएनए किस मॉलिक्यूल के बने होते हैं? सब न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। डीएनए और आरएनए की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। डीएनए और आरएनए डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये किसके बने होते हैं? किसके मॉलिक्यूल के बने होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स किसका बना होता है? जिसके अंदर शुगर हो, जिसके अंदर फॉस्फेटिक एसिड हो, जिसके अंदर नाइट्रोजीनस बेस हो। बात समझ आ रही है? और ध्यान दीजिएगा, एक शुगर का मॉलिक्यूल, एक फॉस्फेटिक एसिड का मॉलिक्यूल और एक नाइट्रोजीनस का मॉलिक्यूल मिलकर के एक नाइट्रो न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। यानी कि ये जब आपस में मिल जाते हैं तो ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? ये आपस में मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड्स, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। न्यूक्लियोटाइड, जब एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? ये आपका न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। बात समझ आ रही है? तो आपका एक मॉलिक्यूल शुगर का, फॉस्फेटिक का, एक नाइट्रोजीनियस बेस का, यानी कि एन युक्त क्षार का, ये तीनों मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के आपका न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं।
यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई बात। अब बात आती है साहब इनकी, मेन चीज है इसमें शुगर। मेन चीज क्या है? मेन चीज है आपकी शुगर, और आपकी मेन चीज है नाइट्रोजीनियस बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजीनियस बेस के लिए हम यहाँ तक आए हैं, यानी कि जो नाइट्रोजीनियस बेस है इसी का पूरा खेल है आरएनए और डीएनए। बात समझ में आ रही है? तो अगला पॉइंट आपका क्या जाएगा? सबसे पहले हम बात करेंगे शुगर की। न्यूक्लियोटाइड्स में जो शुगर है वो कितने प्रकार की होती है? डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला, अब वो डीएनए और आरएनए में शुगर की बात हम करेंगे। डीएनए और आरएनए में किसकी बात करेंगे? डीएनए और आरएनए में हम बात करेंगे शुगर की। देखिए ये आपका हो गया डीएनए, डीएनए और ये हो गया आपका आरएनए, ठीक है। तो डीएनए में जो कितनी आपकी कौन सी शुगर पाई जाती है, शुगर का नाम क्या है, यानी कि शुगर कौन सी पाई जाती है? शुगर कौन सी पाई जाती है? डीऑक्सी राइबोस शुगर, डाईऑक्सी राइबोस शुगर पाई जाती है। यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 राइबोस शुगर पाई जाती है, 2 राइबोस शुगर पाई जाती है। और 2 राइबोस शुगर में कार्बन कितने होते हैं? इसमें 5 कार्बन मैंने आपको बताया था। बायोमोलिक्यूल कार्बन प्रेजेंट है, कितने कार्बन? 5 कार्बन। तो इसका मतलब है कि इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, डीएनए में शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है। तो डाई का मतलब क्या होता है? 2, यानी कि 2 राइबोस शुगर इसके अंदर पाई जाती है। इसमें कार्बन प्रेजेंट कितने होते हैं? 5। तो इसको बोला जाता है पेन, इसको बोला जाता है 5 कार्बन वाली राइबोस शुगर। क्या बोला जाता है? 5 कार्बन वाली, 5 5 कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली राइबोस शुगर, 5 कार्बन वाली राइबोस शुगर इसे बोला जाता है। 5 कार्बन वाली राइबोस शुगर, बात समझ में आ रही है? 5 कार्बन वाली राइबोस शुगर। और या इसको क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम और है, या इसको पेंटोस शुगर बोलते हैं। क्या? पेंटोस, पेंटोस शुगर। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है पेंटोस शुगर। क्या नाम है? पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर इसको जाना जाता है। तो सर जी डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? डीऑक्सी राइबोस शुगर, यानी कि 2 राइबोस शुगर पाई जाती है। इसके अंदर कार्बन कितने होते हैं? 5 कार्बन होते हैं, इसीलिए उसको 5 कार्बन वाली राइबोस शुगर कहा जाता है, या पेंटोस शुगर कहा जाता है, पेंटोस शर्करा कहा जाता है। पेंटोस का मतलब होता है 5 कार्बन वाली आपकी क्या? शुगर। अब बात करते हैं डीएनए की, वो सॉरी आरएनए की। आरएनए में क्या पाया जाता है? आरएनए में भी आपका क्या बोले थे, आपका 1 राइबोस शुगर पाया जाता है, 1 राइबोस शुगर होता है, शुगर होता है। और कार्बन कितने होते हैं इसमें? 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। तो इसको बोला जाता है 5 कार्बन वाली एक राइबोस शुगर। क्या बोला जाता है? एक राइबोस शुगर, 5 कार्बन वाली एक राइबोस शुगर इसके अंदर होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका डीएनए और आरएनए में शुगर का डिफरेंशिएट मैंने आपको यहाँ किया। बात समझ में आ रही है? शुगर का डिफरेंशिएट, यानी कि इसमें शुगर पाई जाती है डीऑक्सीराइबोस शुगर, इसमें पाया यानी कि 2 राइबोस शुगर पाई जाती है, 5 कार्बन पाए जाते हैं, 5 कार्बन वाली राइबोस शुगर बोला जाता है, यानी कि पेंटोस शुगर बोला जाता है। बात समझ में आ गया? और ये क्या है? आरएनए के अंदर 1 राइबोस शुगर पाई जाती है और कार्बन 5 ही पाए जाते हैं। तो 5 कार्बन वाली एक राइबोस शुगर है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। तो यहां तक आप लोग समझ में आया? बस पूरा खेल इसमें मेहनत का है, बराबर रिवीजन का है। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? इसके डीएनए, डीएनए की शेप कैसी होती है? डीएनए की शेप कैसी होती है? डीएनए की जो शेप होती है सर जी, वो डबल हेलिक्स होती है। ये बात मैंने आपको बताई थी। कैसी होती है? डबल हेलिक्स होती है, द्विकुंडलित होती है, यानी कि इस तरीके से। ये क्या है? डबल हेलिक्स है, ठीक है। और आरएनए की अगर हम बात करें,
आरएनए की हम बात करें तो आरएनए की कैसी होती है, सिंगल हेलिक्स होती है, सिंगल हेलिक्स होती है। सिंगल हेलिक्स यानी कि एकल कुंडलित। तो एकल है तो ये बेचारी अकेली रहेगी, अकेली रहेगी। तो ये डबल हेलिक्स है और ये सिंगल हेलिक्स है। तो ये दो कुंडली जो आपस में ऐसे करके जा रही है, ऐसे करके, ठीक है ना, दो ही कुंडली आपस में जा रही है, तो ये आपस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बॉन्ड से ये कनेक्ट है। ये एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से ये कनेक्ट है। और ये किससे कनेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ये किससे कनेक्ट है, ये आपस में ये कनेक्ट है किसी ना किसी से, और वो कनेक्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये कनेक्ट है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये क्या है, ये मोर स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। ये ध्यान रखिएगा, ये डबल हेलिक्स है, एक हेलिक्स आया, ये दूसरा हेलिक्स आया, ये दोनों जो आपस में कनेक्ट है, बॉन्ड है, ये अगर इसके अंदर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो ये भी सिंगल हेलिक्स हो जाता और ये भी अलग अलग तरीके से फैला होता, डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आती ही नहीं। और इसी का परिणाम है, ये इसी बॉन्ड का परिणाम है कि ये डबल हेलिक्स है। बात समझ रही है। तो ये कौन सा बॉन्ड इसके ऊपर होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये कनेक्ट होते हैं और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये मोर स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्थायी होता है। लेकिन यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आपका है ही नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड ये किसके बीच में बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है, एब्सेंट है। ये किसके बीच में बॉन्ड बनाएगा, ये खुद एक सिंगल हेलिक्स है। क्या है, ये खुद एक सिंगल हेलिक्स है, ये खुद एक सिंगल हेलिक्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट